Hello dear friends, welcome to your YouTube channel SK Nursing Study. So without wasting time, I am not reflecting back to the perioperative nursing as we have already discussed about that as a preoperative nursing. Today we are going to discuss about the intraoperative nursing, that is the second phase of perioperative nursing. Let's discuss what is intraoperative nursing. So intraoperative nursing, in simple words, if I define it, then it is the time during the surgery. जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? इंट्राऑपरेटिव नर्सिंग. सो इट बिगिंस द मोमेंट द पेशेंट इज एनास्थाइज्ड एंड एंड्स व्हेन द लास्ट स्टिच एंड ड्रेसिंग इज इन प्लेस. एक्चुअली दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द इंट्राऑपरेटिव नर्सिंग. पेशेंट को जब एनास्थीसिया दिया जाता है और ये फेज एंड कब होता है? जब वो लास्ट स्टिच होता है सर्जरी का और ड्रेसिंग प्लेस हो जाती है, वहां पे हमने ड्रेसिंग लगा दी. सो दिस इज अबाउट दी इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग. जैसे मैंने आपको बताया बेटे, पेशेंट सबसे पहले इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग में उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है. सो बिफोर विल गो टू द फर्दर फेज ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग, सबसे हम पहले देखेंगे एनेस्थीसिया क्या होता है. एनेस्थीसिया क्या होता है? स्टेट ऑफ नेक्रोसिस, एनाल्जेसिया और रिलैक्सेशन एंड द रिफ्लेक्स लॉस. एक ये स्टेट होती है, एक ड्रग दी जाती है हमें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? एनाल्जेसिया हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाती है और रिफ्लेक्सेस जो हमारी बॉडी के होते हैं वो लॉस हो जाते हैं. सीवियर सीएनएस डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मालॉजिक एजेंट. कोई भी ड्रग, फार्मालॉजिकल एजेंट यहाँ पे क्या है? कोई भी ड्रग है जो हमारा डिक्रीज कर देता है टेम्परेरली दी मेमोरी हमारी डिक्रीज हो जाती है और हमारा रिकॉल डिक्रीज हो जाता है और हम रिकॉल नहीं कर पाते चीजों को. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड दी एनेस्थीसिया. अब बेटा एनेस्थीसिया क्यों देते हैं? व्हाट इज द गोल ऑफ गिविंग दी एनेस्थीसिया? देयर आर सर्टेन गोल्स जो मैंने एक पॉइंट में समझाने की कोशिश की है. हम एनेस्थीसिया देते हैं टू मेंटेन होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस क्या होती है बेटे? ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है. इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ठीक है, जो बेस्ट होता है फॉर सर्वाइवल, जो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी लाता है ना. दिस इज बट कॉल्ड दी होमियोस्टेसिस. इसीलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है. सेकेंड इज एसेप्सिस, है ना. सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन. एसेप्सिस का मतलब क्या हो गया? इन्फेक्शन फ्री. सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा रही हूं मैं आपको, सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर पाओ. इन्फेक्शन फ्री, ठीक है. सो इट मे बी मेडिकल, इट मे बी सर्जिकल. हमें पता है मेडिकल एसेप्सिस इज अ क्लीन टेक्निक, वेयर इज अ सर्जिकल एसेप्सिस इज अ स्टराइल टेक्निक. अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं आपको मेडिकल एसेप्सिस की, जैसे गिविंग मेडिकेशन, गिविंग अनीमा. सर्जिकल की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, डूइंग द ड्रेसिंग, क्योंकि ड्रेसिंग में हम हमेशा बोलते हैं ये स्टराइल प्रोसेस है. सेल्फ नेक्स्ट इज दी व्हाई वी आर गिविंग एनेस्थीसिया. थर्ड गोल इज दी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया क्या था हमारे पास? यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ड्रग जो हमारे सीएनएस को क्या कर देती है? डिप्रेस कर देती है. उसके बाद बेटे हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस क्या हमें पता ही है, दैट इज स्टॉप ब्लीडिंग एंड सेफ्टी एंड कंफर्ट. सो दीज आर दी गोल्स जिसकी वजह से हम क्या देते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं ड्यूरिंग दी सर्जरी, कि पेशेंट का होमियोस्टेसिस बना रहे, पेशेंट को एसेप्सिस हो मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया दें हम, हीमोस्टेसिस रहे कि ब्लीडिंग ना हो पेशेंट को, और सेफ्टी एंड कंफर्ट. ठीक है बेटा. नाउ एज वी सेड इन द डेफिनेशन कि इंट्राऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती है? ऑपरेशन रूम. बंदा कहां चला जाता है हमारा? पेशेंट कहां चला जाता है जिसकी सर्जरी होनी है? ऑपरेशन रूम में. ना ऑपरेशन रूम टीम कौन सी होती है? दो तरह की टीम होती है बेटे. एक होती है स्टराइल टीम, एक होती है स्पोर्टिंग टीम. स्टराइल टीम होती है जैसे कि ऑपरेटिंग सर्जन जिसने सर्जरी करनी है, असिस्टेंट टू दी सर्जन जो असिस्टेंट सर्जन के साथ होता है, स्क्रब नर्स और सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट. स्क्रब नर्स भी हो सकती है और सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है. वेयर एज स्पोर्टिंग टीम में हमारे पास कौन सा होता है? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट,
जिसने एनेस्थीसिया देना है, सर्कुलेटिंग नर्स जिसने सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। ये स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स के बारे में मैं आपको पूरी इसके रोल्स में आपको आगे जाके बताऊंगी कि इनके अलग से रोल क्या होते हैं। एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल और CRNA, दैट इज द सर्कुलेटिंग नर्स रजिस्टर्ड नर्स असिस्टेंट। ठीक है, सो दीज आर दी team which is present during the surgery in the operation room. It may be sterile team, it may be it is or not maybe it is the sterile team and the sporting team. एनेस्थीसिया को मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि एनेस्थीसिया की कुछ स्टेजेस होती हैं, वहां पे नर्सिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया मिलता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। नर्सिस को ये चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यूरिंग द सर्जरी जो नर्सिस का रोल रहेगा वो एनेस्थीसिया की स्टेजेस के भी बेस पे रहेगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू नो अबाउट व्हाट ऑल आर द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं कैसे फील होता है, जैसे जैसे वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है तो पेशेंट को कैसे फील होता है। तो दीज थिंग वी शुड नो एज अ नर्स फॉर द प्रॉपर केयर इन द ऑपरेशन रूम। लेट्स सी व्हाट ऑल आर द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। देयर आर 4 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। मैंने इसको पॉइंट्स में लिख लिया है सो दैट आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सको। सबसे पहले स्टेज 1 होती है ऑनसेट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया हमारा अभी बिगन हुआ है। पेशेंट ब्रीद इन एनेस्थेटिक मिक्सचर। एनेस्थेटिक मिक्सचर कौन सा हुआ बेटे? वो ड्रग जो हमने उसको एनेस्थीसिया वाली दी है। पेशेंट फील वार्म, डिजीनेस, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट में बी एक्सपीरियंस्ड। अब उसको अपने एनवायरमेंट से, अपने लोगों से, अपने आप से एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको और क्या क्या फील होएगा? रिंगिंग, रोरिंग एंड बजिंग इन दी ईयर्स। इनएबिलिटी टू मूव एक्सट्रीमिटीज। पेशेंट को फील होएगा कि वो अपनी बाजू को, अपनी टांगों को, अपने आप को हिला नहीं पा रहा। सराउंडिंग नॉइज इज एक्सरेटेड। उसको बहुत सारी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट पेशेंट इज स्टिल कॉन्शियस। पेशेंट क्या रहेगा इस फेज में? कॉन्शियस रहेगा। सो दीज आर दी स्टेज 1. what happened to the patient? This is about the stage 1. now come to stage 2. this is the excitement. इसमें पेशेंट कैसे फील करेगा? एक्साइटेड, स्ट्रगलिंग, शाउटिंग, सिंगिंग, लाफिंग और क्राइंग में भी एक्सपीरियंस्ड। उसमें हमने डिटैचमेंट एक्सपीरियंस किया था, इसमें हमने ये चीज एक्सपीरियंस किया। प्यूपल्स इसमें डायलेट रहेंगी, पैरेला, रैपिड पल्स रेट एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन रेट। ठीक है बेटे। एंड पेशेंट रिस्ट्रेन माइट बी नेसेसरी। प्यूपल डायलेट रहेगा। पैरेला क्या होता है बेटे? प्यूपल इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट। ठीक है, हमारी आंख है ना, इसके अंदर ये प्यूपल है, ये आइरिस है, ये राउंड रहेगा, इक्वल रहेगा, रिएक्टिव टू लाइट रहेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड दी पैरेला। मतलब पेशेंट का प्यूपल अच्छे से इफेक्ट करेगा इन स्टेज 2, इन एक्साइटमेंट स्टेज। नाउ कम टू स्टेज 3, दैट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। continued administration of anesthetic agent, respiration rate, pulse rate normal, skin pink and flushed and patient is unconscious. पेशेंट क्या होगा? अनकॉन्शियस होएगा। स्टेज 1 में हमारे पास पेशेंट क्या था? कॉन्शियस था, लेकिन स्टेज 3 में हमारे पास पेशेंट क्या हो गया? अनकॉन्शियस हो गया। नाउ लास्ट इज द स्टेज 4. इट्स कॉल्ड डेंजर स्टेज बिकॉज इसमें क्या हो सकता है? मेडुलरी डिप्रेशन। इसमें हमारे पास मेडुलरी डिप्रेशन हो सकता है। रीच्ड व्हेन टू मच एनेस्थीसिया हैज बीन। जो एनेस्थीसिया है, जो ड्रग है, वो हमने क्या दे दी? ज्यादा अमाउंट में दे दी, तो हमारे पास क्या हो सकता है? मेडुलरी डिप्रेशन हो सकता है। इसमें पेशेंट कैसे फील करेगा? रेस्पिरेटरी शैलो, पल्स वीक एंड प्यूपल डायलेट। ठीक है। एंड साइनोसिस में डेवलप विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन डेथ में अक्कर। अगर हमने तभी कोई इंटरवेंशन नहीं ली तो पेशेंट को क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज अबाउट दी 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया जो नर्सिस को पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्टेज 1,
बिगिनिंग ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें पेशेंट कॉन्शियस होता है। स्टेज 2, इसमें एक्साइटेड होता है पेशेंट, स्टिल पेशेंट को रिस्ट्रेन करना पड़ता है। स्टेज 3, जिसमें पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो सकता है। स्टेज 4, जिसमें हम ड्रग ज्यादा दे देते हैं, एनेस्थीसिया ज्यादा दे सकते हैं, दे देते हैं सॉरी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन। सो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। Okay, next we are going to discuss about the types of anesthesia. कौन कौन सा एनेस्थीसिया होता है? एनेस्थीसिया में बी जनरल, में बी रीजनल। दो तरह का एनेस्थीसिया होता है। जनरल मीन्स जो पूरी बॉडी को कवर करता है, कवर द एंटायर बॉडी। रीजनल जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है। ठीक है बेटे। नाउ जनरल में बी इंट्रा वीनस और मे बी मे बी इनहेलेशनल, मतलब थ्रू दी वेपोरेशंस, थ्रू जो हम हवा से देते हैं, और इंट्रावीनस जो हम सीधा वेन्स में। सो इट्स अ स्टेट ऑफ एनाल्जेसिया, एमनेजिया, एमनेजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी एंड अनकॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन। इसकी डेफिनेशन मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया में बता चुकी हूं कि इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, एक स्टेट आ जाती है एनाल्जेसिया की, मेमोरी लॉस की, अनकॉन्शियस की, जो कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन हो जाती है। नाउ इनहेलेशनल जो हमारे पास एनेस्थीसिया होता है बेटे, वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है। फॉर एग्जाम्पल हेलोथेन, ईथर, या फिर गैस एनेस्थेटिक होएगा, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। मैंने ये एग्जांपल बताई है बिकॉज दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ओटी व्हेन वी आर गिविंग द इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। इंट्रावीनस बेटे यूजुअली एम्प्लॉयड एज एन इंडक्शन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोर पोटेंट एन इनहेलेशन। जब इनहेलेशन वाला एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे पहले हम इंट्रावीनस देते हैं। फॉर एग्जांपल थायोपेंटोन, कीटामिन एंड फेंटानिल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन ये एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं जो यूज होते हैं बाय द एनेस्थेलॉजिस्ट। सेकेंड टाइप इज द रीजनल। पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया? जनरल के बारे में, इनहेलेशनल और द इंट्रावीनस। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रीजनल। It is the injection or the application of local anesthetic agent to produce a loss of painful sensation in only one region. इसमें बेटे आपने याद रखना है रीजनल। रीजनल कम फ्रॉम वर्ड रीजन, एक ही जगह पे उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है। एंड डज नॉट रिजल्ट इन अनकॉन्शियसनेस। वो रिजल्ट इन अनकॉन्शियसनेस, ये रिजल्ट इन not result in unconsciousness. So it may be topical, for example lidocaine. It may be infiltration like nerve block, epidural block, caudal block and the pudendal block. It may be spinal block. ठीक है। It may be local, for example Procaine. So these are the example of regional anesthesia. Let's discuss about complication and discomfort of anesthesia. अभी बेटे मैंने अपनी आपको स्टेजेस में बताया था। स्टेज 4 में हमारे पास याद हो तो मेडुलरी डिप्रेशन हो जाता है अगर हम एनेस्थीसिया ज्यादा दे देते हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर एनेस्थीसिया किसी को सूट नहीं करता है तो हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वन कॉम्प्लिकेशन इज नॉट कॉमन। ये मैंने अलग बॉक्स में इसलिए बनाई है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड फॉर द नर्सेज। ये कॉमन नहीं है बट ये लाइफ थ्रेटनिंग है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक एलर्जिक रिएक्शन टू एनेस्थीसिया। ठीक है। सो नर्सेज का रोल यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमने सबसे पहले, नर्सिस का रोल इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि हमने सबसे पहले टेस्ट करना है, एलर्जी टेस्ट, कि जो हमारा पेशेंट आया है उसको मेडिकल या पास्ट हिस्ट्री में कोई भी किसी टाइप की ड्रग की कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर कोई एलर्जी नहीं है तभी हमने उसको एनेस्थीसिया देना है, अदरवाइज सर्जरी रोकी भी जा सकती है बिकॉज इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट, हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है, ओरल ट्रोमा हो सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डिक डिसरिदमिया हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है एंड यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। सो दीज आर दी अदर कॉम्प्लिकेशन विच अकर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज द एनाफाइलेक्टिक और द एलर्जिक रिएक्शन टू द एनेस्थीसिया। नेक्स्ट वी आर नाउ गोइंग टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग पोजिशन। जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को कौन कौन सी पोजीशन पे रखा जाता है? मैंने बेटे सिर्फ एक एनामोरेट किया है
कौन कौन सी पोजीशंस कॉमनली यूज होती हैं, उसके साथ एक एक एग्जांपल, सो दैट एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट को इस वाले पार्ट पे सर्जरी करनी है तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है बेटा। सो सुपाइन पोजीशन सबसे पहले, दैट इज द डॉर्सल रिकम्बेंट, इसे हम डॉर्सल रिकम्बेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस केस में देनी पड़ती है, कॉलिसिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को जब निकालते हैं, ठीक है, और मासेक्टमी अगर हमने ब्रेस्ट की रिमूवल करनी है। नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन, प्रोन मतलब उल्टा लेटना, कौन सी सर्जरीज में, अगर हमने स्पाइन की सर्जरी करनी है या फिर रेक्टल सर्जरी है। नेक्स्ट पोजीशन इज बेटे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, आप पिक्चर में देख सकते हो ट्रेंडलबर्ग, दैट इज द एब्डोमिनल सर्जरी के लिए और पेल्विक सर्जरी के लिए। नेक्स्ट इज रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, अगर हमने गॉल ब्लैडर का ही कोई और सर्जरी करना है तो समटाइम्स वी आर गिवन स्पाइन, समटाइम्स वी आर गिविंग रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। नेक्स्ट इज लिथोटमी पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमेल्स, मोस्टली वी आर यूजिंग द लिथोटमी पोजीशन, अगर आपको याद हो तो मोस्टली फॉर वजाइनल एंड रेक्टल सर्जरीज, लेटरल सर्जरी, लेटरल पोजीशन समटाइम्स गिवन। ठीक है। अदर सर्जरीज में बहुत सारी सर्जरीज आती हैं, बट बेटा मोस्ट कॉमन आती है क्रैस्के जैक नाइफ फॉर हेमरॉइड्स, ये मैं पिक्चर्स में आप देख सकते हो, जो साथ साथ मैंने पिक्चर्स शो की है उसमें आप देख सकते हो कि कैसी दिखती है ये पोजीशन, एंड न्यूरोलॉजिकल सिटिंग फॉर द इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर, तो उसमें हमेशा सर्जरीज बैठ के होती हैं। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिव पोजीशन। अब मैंने एक और बॉक्स बनाया है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जब पेशेंट ऑपरेशन रूम में आता है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि ऑपरेटिंग टीम क्या है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया क्या है, और उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। इसमें हम मॉनिटर करना होता है वाइटल साइन को, सैचुरेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट सैचुरेशन को, फ्लूइड थेरेपी देखनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है और देखना है उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, एनेस्थीसिया देना है और रिट्रीव करने हैं सारे लेबोरेटरी टेस्ट। तो नर्सिस का इन सारी एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल है। नर्सिस ने ही वाइटल साइन देखने हैं, नर्सिस ने ही सैचुरेशन देखनी है, उसने ही फ्लूइड थेरेपी देखनी है, उसने ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, उसने ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के साथ एनेस्थीसिया देना है, और उसने ही हमारे पास जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट आए हैं उनकी रिपोर्ट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को और सर्जन को बतानी है। अगर किसी तरह की कोई एलर्जी में आती है तो हमने सर्जरी को रोकना है। वी विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक इंट्राऑपरेटिव नर्सिंग इज द नर्सिस रोल, क्योंकि बेटे घूम के कहानी हमारे पास नर्सिस पे ही आती है। तो नर्सिस क्या रोल है इन द इंट्राऑपरेटिव नर्स दिस फेज। सर्कुलेटिंग नर्स का क्या रोल है, स्क्रब नर्स का क्या रोल है, रूम प्रिपरेशन में क्या रोल है, और रीसेंट एक्टिविटीज मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। सो सर्कुलेटिंग नर्स में मॉनिटर स्ट्राइल टेक्निक, जो सर्कुलेटिंग नर्स का काम होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है स्ट्राइल एसेप्सिस को मेंटेन करना। ठीक है, मॉनिटर करना, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, मॉनिटर द ट्रैफिक इन द रूम। ये नहीं है कि वहां पे इतनी भीड़ हो जाए और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, इसलिए हमने ट्रैफिक वर्ड यूज किया है कि देयर विल बी नो ओवर क्राउडिंग इन दी ओटी जहां पे सर्जरी चल रही है। बहुत लिमिटेड मेंबर्स जो मैंने आपको टीम वाले बताए थे स्टार्टिंग में, सिर्फ वही होने चाहिए। स्ट्राइल टीम में कौन से हैं एंड स्पोर्टिंग टीम में कौन से हैं। ठीक है। असिस्ट द सर्जन and scrub nurse by operating non-sterile equipment and provide additional instrument and supplies। सर्जरी के दौरान सर्कुलेटिंग नर्स ने सर्जन को और स्क्रब नर्स को क्या करना है, असिस्ट करना है। मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिटर्न रिकॉर्ड, इट्स अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्कुलेटिंग नर्स की हमने रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है। एंड असेस द अमाउंट ऑफ यूरिन एंड ब्लड लॉस, बाद में हमने देखना है यूरिन आया पेशेंट का, यूरिन आउटपुट, और ब्लड का कितना, पेशेंट का कितना ब्लड लॉस हुआ। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट नर्सिंग ड्यूटीज ऑफ द सर्कुलेटिंग नर्स। नेक्स्ट कम टू बेटा स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स responsible for maintaining a sterile field during surgery, drape the client, adhere to strict surgical asepsis। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्क्रब नर्स का। assist in applying the surgical drapes and hand the surgeon instruments, sponges, sutures and other supplies। अगर आपने ओटी में सर्जन को काम करते हुए देखा होगा,
पिक्चर्स में भी देखा होगा हमने, अभी मैंने ये पिक्चर में भी दिखाने की आपको कोशिश की है कि कैसे स्क्रब नर्स जो होती है बिल्कुल पेशेंट सर्जन के साथ कंधा से कंधा लगा के उसको सारी सप्लाईज करती हैं, उसको स्पॉन्ज देती है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स देती है, स्ट्राइल इन्वायरमेंट मेंटेन करती है, पेशेंट को ड्रेप करती है। तो ये सारा काम किसका होता है बेटे? स्क्रब नर्स का। और उसने ही एक्यूरेट काउंट करना होता है इन चीजों का, पहले भी काउंट करके रखती है और जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी काउंट करती है कि इंस्ट्रूमेंट पहले कितने थे, स्पॉन्जेस पहले कितने थे, सूचर्स कितने थे, कि कोई चीज पेशेंट के अंदर तो नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। आजकल सर्जरीज में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है कि समटाइम्स नर्सिस भी उतनी ध्यान नहीं देती हैं और पेशेंट भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, और सॉरी सर्जन भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने एक्यूरेट काउंट कौन रखता है? स्क्रब नर्स। स्ट्राइल मेंटेन कौन करती है? स्क्रब नर्स। नेक्स्ट इज द रूम प्रिपरेशन, वो भी हमारा सर्कुलेटिंग नर्स का काम है। चेक द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, उसका चार्ट रिव्यू करना, कंसेंट फॉर्म देखना, मेडिकल हिस्ट्री देखना, सारे टेस्ट रिव्यू करने, इंश्योर कि जो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस उसके पास थी, चाहे वो डेंचर्स थे, चाहे वो ज्वेलरी थी, चाहे वो पेस मेकर है, कुछ भी है, अगर कोई ऐसी चीज है वैल्यूएबल वो हमने रिमूव करनी है एंड केप्ट सिक्योरली। सो ये हमारा था रूम प्रिपरेशन। इज बेटा फिजिकल प्रिपरेशन, पेशेंट का खुद का फिजिकल प्रिपरेशन। After securing the client safety, first apply electrodes on the chest and extremities, जो हमें continuously ECG monitoring करेगी during the surgery. पेशेंट को बीपी कफ लगाना है, पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिस रोल, और रीअश्योर करना है क्लाइंट को एंड रिमेन द क्लाइंट साइड अंटिल आफ्टर एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड। एंड लास्ट इज दी पोजीशनिंग, जो मैंने कॉमन पोजीशनिंग आपको बता दी है। एंड इज ये क्यों करते हैं? क्लाइंट की सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए। एंड प्रिपेयर करते हैं सर्जिकल साइट, इंट्रोड्यूस करते हैं एनेस्थीसिया, असिस्टिंग द सर्जन ड्यूरिंग द सर्जरी एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। अब तक जो मैंने आपको बताया, दीज ऑल आर दी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्सिस ड्यूरिंग द इंट्रा ऑपरेटिव फेज। अभी आपके पेपर में आ जाता है कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस हमने इंट्राऑपरेटिव फेज में बनाने हैं। रिस्क फॉर एस्पिरेशन, इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। सो दिस इज अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी बेटे मैंने कुछ ना एक इजी वे में कंक्लूड करने की कोशिश की है कि अगर आपको क्वेश्चन अकेला आ जाता है, write down the nursing responsibility during the intraoperative phase in 2 or 3 marks, कि आपको सिर्फ एक कंक्लूड करना है कि क्या क्या चीजें हमने करनी है। तो मैंने ये 10 पॉइंट लिखे हैं जिसमें मैंने एक सारी इंट्राऑपरेटिव में नर्सिस के रोल का निचोड़ डाल दिया है कि आपको अगर ये 10 पॉइंट आते हैं आप प्रैक्टिकली भी उसको अप्लाई कर सकते हो एंड थ्योरेटिकल तो ये पॉइंट्स है ही आपको आने ही है, ठीक है। सो द नर्सिस शुड एक्सप्लेन द पेशेंट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले नर्सिस का काम होता है पेशेंट को अच्छे से उस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना। प्रोसीजर कौन सा? जो उसकी सर्जरी होने जा रही है, चाहे वो कॉलिसिस्टेक्टमी है, चाहे वो अपेंडेक्टमी है, चाहे वो मासेक्टमी है। ये हमारा साइकोलॉजिकली पेशेंट को स्ट्रॉन्ग करता है ये पॉइंट। The patient needs reassurance. The nurse should help the patient to overcome fear. पेशेंट को अगर हम प्रोसीजर के बारे में बता देंगे तो पेशेंट की बहुत सारी जो डर है वो हम उनकी निकाल सकते हैं। पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं, वेट करना है पेशेंट बिफोर सेंडिंग टू द ऑपरेशन रूम। द पेशेंट शुड आस्क टू एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर द सर्जरी। हमने पेशेंट को सर्जरी से पहले उसका ब्लैडर खाली करवाना है। रिसीविंग द पेशेंट फ्रॉम यूनिट नर्स, जो हमारी प्री ऑपरेटिव फेज वाली नर्स होगी उससे हमने पेशेंट को लेना है। डू हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग जिसमें पूरा लेदर होना चाहिए, लेदरिंग वाला हमने हैंड वॉशिंग करना है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। सर्कुलेटिंग नर्स पोरिंग द सोल्यूशन इनटू द स्ट्राइल कंटेनर, ये सर्कुलेटिंग नर्स का काम है। स्क्रब नर्स का काम रेडी टू असिस्ट द सर्जन, और नर्स जो अकेली है वो असिस्ट क्या करेगी? एनेस्थीसिया वाले को, दैट इज द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को। एंड इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइटल्स पोस्ट ऑपरेटिवली एंड सेंड द पेशेंट टू द पोस्ट ऑप वार्ड या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट। So this is the overall duties of the nurse during the intraoperative phase.
इंट्रा ऑपरेटिव मैंने सर्कुलेटिंग नर्स, स्क्रब नर्स, प्रिपरेशन, पेशेंट की फिजिकल प्रिपरेशन, एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द इंट्रा ऑपरेटिव, कौन कौन सी टीम होती है, एनेस्थीसिया क्या होता है, कौन सी एनेस्थीसिया की टाइप्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में आज आपको बताया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा मेरा मेन नर्सिस रोल के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है कि जब भी आप क्लिनिकल में जाओ तो आप उसको थ्योरेटिकल पोर्शन को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि नर्सिस का ऑपरेटिंग रूम में क्या क्या काम है। सो प्री ऑपरेटिव में क्या काम था, इंट्रा ऑपरेटिव में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अब अगर आपने नहीं किया अभी तक, और लाइक अवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। आई होप एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू वेरी मच।